जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, एक हमने प्रॉपर्टी खरीदी थी और उस प्रॉपर्टी को हम लगभग आज से 10 साल या 5 साल पहले खरीदी थी। लगभग 5 साल पहले की वो प्रॉपर्टी थी। उस प्रॉपर्टी को हमने परचेस तो कर लिया था। प्रॉपर्टी परचेस होने के बाद हमने उस पर पोजीशन नहीं लिया है और वो प्रॉपर्टी ऐसे ही पड़ी रही। एक प्लॉटिंग टाइप में थी, है ना, एक प्लॉट था। तो वो परचेस करने के बाद, उसकी रजिस्ट्री होने के बाद हमने उसे यूं ही छोड़ दिया। आज 5 साल बाद जब हमने उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहा, यानी कि उस प्रॉपर्टी को जब हम सेल करने चाह रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी का एक दूसरा कोई मालिक आ जाता है अचानक से। पहले जिससे हमने प्रॉपर्टी खरीदी वो नहीं है उस प्रॉपर्टी का मालिक, दूसरा कोई आके कहता है दैट इज माय प्रॉपर्टी एंड हाउ यू आर कैप्चर्ड दिस प्रॉपर्टी, हाउ यू हैव परचेज दिस प्रॉपर्टी। आपने इस प्रॉपर्टी को कैसे परचेज किया, ये तो मेरी प्रॉपर्टी, मैंने तो आपको बेचा ही नहीं। ये प्रॉब्लम हुई है मेरे एक फ्रेंड के साथ। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट प्रॉब्लम है, मतलब ये ऐसी सिचुएशन है, ऐसा उनके साथ ये कह सकते हैं आप स्कैम हुआ है, या फिर ये उनकी गलती थी जो कि उन्होंने प्रॉपर्टी परचेस करते टाइम पे की थी, या फिर अभी भी उनकी गलती ही है जो कि उन्होंने प्रॉपर्टी पे पोजीशन लिया नहीं है, यूं ही खाली छोड़ दिया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि आखिर एक्चुअली में ये हुआ कैसे है, और अगर ऐसी कभी प्रोसेस होती है, ऐसी कभी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी किसी से, उस प्रॉपर्टी को परचेस करने के बाद उस प्रॉपर्टी का कोई दूसरा ऑनर आता है वहां पे और इस चीज का दावा करता है, इस चीज को चैलेंज करता है, दैट इज माइन प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी है और ये मैं प्रॉपर्टी मैंने बेचा नहीं आज तक किसी को, फिर कैसे, हाउ दिस प्रॉपर्टी, फिर कैसे आप इस प्रॉपर्टी के ऑनर बन सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये कुछ ऐसे क्रिएट हुई है। पहले हुआ क्या है कि इन्होंने प्रॉपर्टी, जो मेरे फ्रेंड है उन्होंने क्या किया था कि इनके पिताजी ने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। कॉन्सेप्ट को समझिए, पहले इन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, उस प्रॉपर्टी को परचेस करने के बाद, ये रजिस्ट्री होने के बाद प्रॉपर्टी ज्यों की त्यों एज इट इज पड़ी थी, मतलब जैसे ही प्रॉपर्टी पड़ी थी। अब उस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद 5 साल बाद इन्होंने सोचा कि हमें इस प्रॉपर्टी को बेच देना चाहिए, वी शुड सेल दिस प्रॉपर्टी। तो उन्होंने ऐसा सोचा, जैसे ही वो प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए इस्तेहार देते हैं, तो होता क्या है, उस प्रॉपर्टी का एक अलग से एक्चुअल ऑनर आता है। मतलब जिससे उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी उस टाइम पे वो नहीं, डिफरेंट कोई दूसरा आदमी आता है और कहता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, आप इसे कैसे बेच सकते हैं और आपने इसे खरीदा कैसे है, कैसे ये आप कह रहे हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी। तो जब इन्होंने उस बात को उसके सामने प्रूफ किया कि नहीं, हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी, हमारे पास ये रजिस्ट्री है, तो वहां पर उसके नाम पर जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री इनके नाम पर है, जो बेचने वाले का नाम है, एक्चुअल में वो जमीन उसके नाम पर थी ही नहीं। अब यहाँ पर बात ये आती है, यहाँ पर एक कंडीशन ये होती है कि मैंने अपनी पहले ही वीडियोस में बताया कि आपको प्रॉपर्टी खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उस पे मैंने स्पष्ट रूप से बताया था कि भाई प्रॉपर्टी की अगर आप किसी रजिस्ट्री कराते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, एग्रीकल्चर हो, कोई भी हो, तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड वैलिड डॉक्यूमेंटेशन का सत्यापन होने के बाद ही, जब उस प्रॉपर्टी का पूरा सत्यापन हो जाता है डॉक्यूमेंटेशन का, तभी रजिस्ट्रार उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री मुकर्रर करता है, यानी कि तभी उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है। तो अगर ऐसा होता है तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की जाती है। तो इस केस में ऐसा हुआ होगा, मेरा ऐसा मानना है, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पर समझिए, एक आदमी के 2 लड़के हैं, उसकी प्रॉपर्टी के 2 वारिस हैं और प्रॉपर्टी का रकबा है 40 आरे, यानी कि 40 हेक्टेयर, 1 एकड़ की प्रॉपर्टी है। तो उसकी डेथ होने के बाद ये हो सकता है कि उन्होंने उस प्रॉपर्टी को दोनों भाइयों के नाम पर हिस्सेदारी में वो प्रॉपर्टी आई हो, क्योंकि पिताजी की डेथ के बाद प्रॉपर्टी पुत्रों के नाम पे आती है। तो ये हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी 40 आरे, एक एग्जांपल आप समझ रहे हैं, वो पुत्रों के नाम पे आई हो और पुत्रों के नाम पे आधी प्रॉपर्टी हो गई, यानी कि 20 हेक्टेयर आनी है, 0.20 हेक्टेयर। तो एक भाई ने तो अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, लेकिन प्रॉपर्टी के शामिल खाते में से उसका नाम नहीं कटा। प्रॉपर्टी 20 हेक्टेयर तो बिक गई और उसका म्यूटेशन भी हो गया पहले, लेकिन उसका नाम नहीं कटा होगा, और इसने दोबारा से 20 हेक्टेयर की प्रॉपर्टी बता के, जो कि दूसरे भाई के हिस्से की थी, कि ये मेरी है, और उसने बेच दी। तो ये हो सकता है, और नाम उसका बाद में प्रॉपर्टी से कटवाया गया हो। जिसने पहले ही अपनी प्रॉपर्टी बेच दी थी उसका नाम प्रॉपर्टी से आप बाद में कटवाया हो गए हो, तो जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी उसका नाम अब तो कट चुका, अब तो है ही नहीं। तो ये सिचुएशन हो सकती है। अब आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मान लीजिए आपने कोई एक प्रॉपर्टी खरीदी और उस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद उस प्रॉपर्टी में से जो म्यूटेशन आपने नहीं कराया, प्रॉपर्टी का म्यूटेशन नहीं हो। इनकी सबसे बड़ी गलती ये भी थी कि उस टाइम पे इन्होंने प्रॉपर्टी का म्यूटेशन नहीं कराया। जैसा कि मैंने आपको
अपने हर एक वीडियो में बताता हूं, अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो यह है कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होने के बाद तो कोई ऑनर बनता ही नहीं है। रजिस्ट्री इज नॉट ए प्रूफ ऑफ ऑनरशिप, ओनली इट इज प्रूफ ऑफ ए आइडेंटिफायर दैट दिस पर्सन हैव सोल्ड दिस प्रॉपर्टी टू दिस पर्सन। केवल इस बात को प्रमाणीकरण करता है कि हाँ, इस आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी इस आदमी को बेची है। ये नहीं करता कि ये आदमी इस प्रॉपर्टी का मालिक ही बन गया। मालिक आप एक्चुअल तब बनते हैं जब उस प्रॉपर्टी का म्यूटेशन हो जाता है, तब आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं। तो इन्होंने पहले उस प्रॉपर्टी का म्यूटेशन नहीं करा है। अब जब ये प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल जो ऑनर है वो आके खड़ा हो गया, बोलता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। और एक्चुअल में जब डॉक्यूमेंटेशन की गई, थोड़ी इनकी गलती भी है, जब डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन चेक किया गया तो प्रॉपर्टी आज भी उसी आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड बता रही है, जो आदमी आके इस चीज का दावा कर रहा है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो यहां पर तो पूरा का पूरा पैसा भी बर्बाद हो गया और प्रॉपर्टी तो वो ले ही लेगा जिसकी प्रॉपर्टी है। एक शर्त ये भी हो सकती थी, एक गलती इन्होंने ये भी की है कि प्रॉपर्टी लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंतर्गत अगर आप किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करते हैं 12 साल तक कंटिन्यू, सपोज करते हैं कि मान लीजिए अभी ये 6 साल का केस है और अगर ऐसा होता भी है तो आप उस प्रॉपर्टी का अगर म्यूटेशन नहीं कराते तो उस पर पोजेशन जरूर लीजिए, आप उस पर कब्जा जरूर लीजिए। तो अगर इन्होंने उस पर कब्जा करके भी रखा होता तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती थी। तो प्रॉपर्टी लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार अगर आप किसी प्रॉपर्टी पे 12 साल तक कैप्चर करके रखते हैं तो आपकी वो प्रॉपर्टी हो जाती है इन केस ऑफ प्राइवेट लैंड, किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करें। और अगर किसी नॉन प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करें तो 30 साल उसकी सीमा है। तो इन्होंने वो भी नहीं किया। अब प्रॉपर्टी लिमिटेशन एक्ट में एक चीज ये भी है कि इन 12 साल के अंदर वो रियल ऑनर का आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का केस या किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी प्रोसेस ना की गई हो जिसमें यह जिक्र हो कि आपने अवैध कब्जा किया हुआ है, तभी प्रॉपर्टी लिमिटेशन एक्ट काम करता है। लेकिन अगर ऐसा चल रहा है तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो रियल ऑनर है वो पहले ही इंफॉर्मेशन दे चुका है कि इस पर्सन ने अवैध कब्जा किया हुआ है। तो अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम कभी क्रिएट होती है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप एक अपने वैलिड प्रूफ्स को अरेंज करके रखें, वैलिड अपने गवाहों को मैनेज करके रखें और इसके थ्रू आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। तो वहां से आपको प्रॉपर्टी तो मिलेगी नहीं, हालांकि उस आदमी को उठाया जाएगा जिस आदमी ने प्रॉपर्टी सेलिंग की है। ये धोखाधड़ी का भी केस होगा, तो यहाँ पर तो धोखाधड़ी का केस आपके ऊपर भी हो सकता है और उस आदमी के ऊपर भी हो सकता है जिसने आपको बेची, क्योंकि पूरी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आपने करवाई है। आपको इस चीज की पूरी इंफॉर्मेशन लेना चाहिए था। साथ ही साथ में इसके लपेटे में रजिस्ट्रार भी आएगा, क्योंकि रजिस्ट्रार ने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की है, उसने चेक भी नहीं किया, इस चीज को वैलिडेट भी नहीं किया कि इस प्रॉपर्टी को जिसको मैं रजिस्टर्ड करके दूसरे आदमी के नाम पर दे रहा हूं, ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में अभी जो बेचने वाला उसके नाम पर है भी या नहीं है। तो यहां पर तो मिस कंफ्यूजन ये हो सकता है ना कि दोनों भाइयों का नाम था, एक ने अपना हिस्सा पहले ही बेच दिया और दूसरा उसका नाम कटाया नहीं गया। रजिस्ट्री होने के बाद उस आदमी का नाम कटाया गया और उसका नाम जिसने बेचा उसका नाम तो अलग हो गया, तो दूसरे भाई का नाम बस बचा उस प्रॉपर्टी में। ये चीज हो सकती है। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको एक एडवोकेट हायर करना है और आपको अपने प्रूफ अरेंज करने हैं सारे के सारे, तब जाके आपका पैसा मिल सकता है। मे बी अगर आपका जितनी अच्छी आपकी दलीलें होंगी, जितनी अच्छी आपके एडवोकेट दलीलें पेश करेंगे कोर्ट में, तो ही ये काम हो सकता है। सो गाइस, आज का ये वीडियो बनाने का मेरा जो मेन इंटेंशन था, जो मेरा मेन मकसद था, वो ये कहना था कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो पहले उसका बैकग्राउंड अच्छी तरह से चेक कीजिएगा, उस प्रॉपर्टी का पावर ऑफ अटॉर्नी चेक कीजिएगा, उस प्रॉपर्टी की मतलब लिमिटेशंस चेक कीजिएगा, उस प्रॉपर्टी में क्या क्या वैलिडेशन है ये आप चेक कीजिएगा पूरी तरह से। उसे जब पार्ट साफ आप पाइएगा, ये प्रॉपर्टी कहीं रहन गहन में तो नहीं है या फिर किसी को एडवांस तौर पर तो नहीं दिए, ये सारी चीजें आपको एक बार वैलिडेट करनी चाहिए, तभी आपको प्रॉपर्टी को परचेस करना चाहिए। सो गाइस, ये था आज के वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।